नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आम बजट आने में गिनती के दिन बचे हैं। मोदी सरकार की तरफ से कहा भी जा चुका है कि यह बजट महज वोट ऑन अकाउंट नहीं होगा। आप गौर करें तो यह बात बहुत हद तक साफ साफ नजर भी आ रही है। बजट से पहले की हलचलों में, संकेतों में हमें बजट कुछ अलग और खास नजर आ रहा है। सरकार की ओर से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि यह बजट होने वाला है बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत खास, बेहद अहम। वैसे तो हर बजट पर देश के हर वर्ग की उम्मीदें टिकी रहती हैं, हर कोई उम्मीदों भरी नजरों से देखता है, लेकिन इस बार ये उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मौजूदा सरकार का ये अंतरिम और आखिरी बजट है और एक लिहाज से इन उम्मीदों का सरकार की तरफ से रिप्लाई भी। वहीं सरकार की तैयारी भी जबरदस्त होगी और हर वर्ग की उम्मीदें पहले से कई गुना ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए, आपको पता चलेगा कि दरअसल बजट आने के दिनों के इर्द गिर्द दरअसल क्या चल रहा है। उससे पहले की राजनीति क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आम लोग क्या सोच रहे हैं, कारोबारी क्या सोच रहे हैं, दिग्गज औद्योगिक घरानों के लोग, दिग्गज औद्योगिक जो जगत है उससे जुड़े हुए लोग क्या सोच रहे हैं, बॉलीवुड की हस्तियां क्या सोच रही हैं, यानी कि समाज के हर एक तबके के क्या ख्यालात हैं, बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कहां हो सकता है फोकस और सरकार क्यों बनाना चाहेगी इसे एक बेहद खास बजट। इसी को समेटे हुए इस रिपोर्ट को देखिए और जब लौटेंगे तो चर्चा करेंगे देश की बात में अपने कुछ खास मेहमानों के साथ। आम बजट बस आने वाला है। ये बजट कई महीनों में खास है। खास सिर्फ इसलिए नहीं चूंकि ये अंतरिम बजट है, बल्कि इसलिए भी कि बीते 5 साल की तमाम सरकारी कवायदों और विपक्षी टोका टाकी के बाद अब बारी है आखिरी पड़ाव की। और वैसे भी सरकार ने संकेत दिया है कि ये सिर्फ वोट ऑन अकाउंट नहीं होगा। यही वजह है कि लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। मोदी सरकार हर हाल में वो सब कुछ करना चाहेगी जो उसे 2019 में सत्ता की चाबी वापस दिलवा दे, तो विपक्ष भी अपने तर्कों की झड़ी लगाने को बेकरार है। कांग्रेस ने वैसे भी वोट ऑन अकाउंट को पूर्ण बजट की तरह पेश करने के सरकार के इरादे पर सवाल उठा दिए हैं। बहरहाल इस सब के बीच आम वोटर टकटकी लगाए खड़ा है। किसान हो या कारोबारी, छात्र हो या सैलरीड तबका, हर किसी की बजट से अपनी उम्मीद है, अपनी चाहत है। नॉर्मल कॉमन मैन जो चाहता है इनकम टैक्स, जो टैक्स स्लैब है, नॉर्मल कॉमन मैन के लिए क्या हेल्प हो सकता है? यंग लोगों के लिए नौकरी मिलनी चाहिए, सबके लिए इजी अवेलेबल, मुझे सिर्फ झगड़ना नहीं पड़े। मोदी सरकार ऐसा काम करे कि इसमें पेट्रोल की कीमतें कम हो जाए, क्योंकि मेरे को डेली यूज पे पेट्रोल का बहुत ज्यादा यूज होता है और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे इस बार जो क्षेत्र सबसे ज्यादा नजर में है वो है कृषि क्षेत्र। खेती किसानी जीने मरने के साथ ही अब सियासत का भी बड़ा सवाल बन गई है। बीते कुछ सालों में उभरे किसान आंदोलन और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार के बाद सरकार भी सतर्क है। यही वजह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह आधिकारिक तौर पर कह चुके हैं कि बजट देश के किसानों को समर्पित होगा। दूसरी तरफ आम लोग हैं जो इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे हैं। बजट से हर किसी की उम्मीदें बंधी हैं। फिलहाल बजट को लेकर चल रहे कयासों पर गौर करें तो बजट 2019 को लेकर उम्मीदों की जो मोटी मोटी तस्वीर उभरती है वो ये कि इनकम टैक्स के लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए। सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए हो। बजट में किसानों के लिए आवंटन बढ़े, हेल्थ केयर पर भी फोकस बढ़ाया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को कम किया जाए, शिक्षा के लिए भी बजट आवंटन बढ़ाया जाए और घर खरीदने के लिए लिए गए कर्ज में आयकर में कुछ और रियायत मिले। वैसे चुनावी साल में सरकार की ओर से भी इन तमाम मांगों पर विचार किया जा सकता है। मध्य वर्ग को लुभाने के लिए इनकम टैक्स सीमा बढ़ाने के साथ ही किसानों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है, तो हेल्थ केयर का बजट बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर भी कुछ ऐलान हो सकता है। बजट में पेंशनरों को भी छूट दी जा सकती है। बजट पर देश के आम तबके के साथ ही उद्योग और बाजार की बड़ी हस्तियों की भी नजर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की चिंता। दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में उद्योग जगत की बजट उम्मीदें भी सामने आई। जो प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो रूरल इन्वेस्टमेंट है, एग्री इन्वेस्टमेंट है, वो सब कंटिन्यू करने चाहिए। फार्म सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मैं उसको पॉपुलिज्म के नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ। ये ज़रूरत है, ये रिक्वायरमेंट है।
जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो यही है कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से compete करना है तो हमारा जो एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कंपैरिजन में होना चाहिए। Taxes के अलावा there are many other areas that as individuals and citizens we seek and must seek from our governments and I hope कि government हमारी आवाज़ सुने। कुल मिलाकर हर सेक्टर, हर तबके की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट सौगात लाएगा? ये वाकई वोट ऑन अकाउंट से बढ़कर होगा? क्या मिलेगा किसानों को? क्या खत्म होगी बाजार की चिंता? कुछ ऐसे ही सवाल आज देश की बात में। तो इन तमाम सवालों पर आज बड़ी बहस होगी। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल जुटा हुआ है। सबसे पहले परिचय कराते हैं हमारे साथ आज जुटे हुए मेहमानों का। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमी के बड़े जानकार माने जाते हैं। इकोनॉमी जो जेएनयू में 3 दशक तक उन्होंने इकोनॉमी पढ़ाई है। प्रोफेसर अरुण कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राजीव चावला, आर्थिक जानकार हैं, IMSME ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। राजीव चावला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर GVR शास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, देश के आर्थिक हालातों पर किताब भी लिख चुके हैं। डॉक्टर GVR शास्त्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा जी, शेयर मार्केट के बड़े दिग्गज माने जाते हैं, डॉयशे बैंक में काम कर चुके हैं, OPC एसेट सॉल्यूशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। अजय बग्गा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पीयूष खंबाटा, चेयरमैन है रसना और CII टास्क फोर्स ऑन प्रोसेस्ड फूड आउटसोर्सिंग के चेयरमैन रह चुके हैं और ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पीयूष। और इसके अलावा हमारे साथ हैं तुहिन सिन्हा, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वो लेखक भी हैं, अखबारों में कॉलम भी लिखते हैं तमाम मुद्दों पर। तुहिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो अपने मेहमानों से आपका परिचय हमने करा दिया और अब शो की शुरुआत करते हैं। और शो की शुरुआत में हमारा रैपिड फायर राउंड होता है। अपने मेहमानों की जानकारी के लिए बता दें, रैपिड फायर राउंड में हम 3 सवाल अपने मेहमानों से पूछते हैं और इन सवालों का जवाब देना होता है हाँ या ना में, यस या नो में। और अगर आपको लगता है हाँ या ना में आपका जवाब नहीं है तो आप नो कमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी और जनता की अपेक्षा यही रहेगी कि आप हाँ या ना में जवाब दें, ताकि उसका जो विश्लेषण है वो हम उस तरीके से कर सकें। तो शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल। पहला सवाल है, क्या चुनावी साल का बजट किसानों पर फोकस्ड होगा? प्रोफेसर अरुण कुमार, हाँ या ना सर? यस, जी हाँ, हाँ। ओके, हाँ। राजीव चावला, यस, जी हाँ। ओके, डॉक्टर GVR शास्त्री, ये तो हर बार होता रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर को इस बार किस तरीके से समर्थन देना हाँ या ना सर? उसके ऊपर होगा। यस। ओके, अजय बग्गा जी? जी हाँ। हाँ। पीयूष खंबाटा जी? हाँ जी सर, मैं सुनाई दे रहा है मेरे को। हाँ, मैं कह रहा हूं ये हमारा रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल है, क्या चुनावी साल का बजट किसानों पर फोकस्ड होगा? पीयूष, हाँ या ना? नहीं, मेरा थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है, थोड़ा वापस बोलिए, क्या बोला आपने? चुनावी साल का बजट क्या किसानों पर फोकस्ड होगा? आपको हाँ या ना में जवाब देना है। बिल्कुल होगा, इसको किसान और MSME दोनों पे फोकस्ड होगा। ओके, ओके सर, ओके। तुहिन सिन्हा? कट गया, फोन कट गया। चलिए, तुहिन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल पूछते हैं रैपिड फायर राउंड का, और इसका सवाल का जवाब भी आपको हाँ या ना में देना है। और दूसरा सवाल है, क्या एक बड़ी मांग रही है और इस पर बहस भी होती रही है, क्या कारोबारी साल जनवरी से शुरू होना चाहिए मार्च की जगह? अरुण कुमार? नहीं। नो। ओके, राजीव चावला? जी नहीं, जो व्यवस्था है वही रहनी चाहिए। ठीक है सर। डॉक्टर GVR शास्त्री?
बिल्कुल नहीं। नहीं। अजय बग्गा? हाँ, कोई जरूरत नहीं है, तो आंसर रहेगा नहीं। ओके। फिरोज खंबाटा? नहीं, कोई फायदा नहीं है। थोड़ी एमएनसी की डिमांड है, पर इंडिया को एमएनसी और मल्टीनेशनल के हिसाब से नहीं चल सकता है, तो हमको तो जो है वही रखना है। यस या नो सर? नो। ओके। तोहिन? ओके, तो इन तक अभी भी आज आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड के। और तीसरा और आखिरी सवाल है, और ये जी बिजनेस की मुहिम भी है, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल। क्या सरकार को एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स खत्म करना चाहिए? प्रोफेसर अरुण कुमार? नहीं। ओके सर, नहीं। राजीव चावला? एमएसएमई सेक्टर में निवेश के लिए यस। ओके। डॉक्टर जीवीआर शास्त्री? बिल्कुल करना चाहिए। ओके। अजय बग्गा? जी बिल्कुल करना चाहिए। एसटीटी लग रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग रहा है, ठीक। उसके साथ एलटीसीजी लगाना बिल्कुल। जब ये एलटीसीजी एसटीटी लाया गया था, अभी यस है नो सर? अभी बिल्कुल हटाना चाहिए। ओके। फिरोज खंबाटा? यस, बिल्कुल हटाना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड जो हम अपने मेहमानों से पूछा, और मेहमानों के जवाब हमारे पास है, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। लेकिन अब वक्त है देश की जनता से सवाल पूछने का, और उसे हम कहते हैं कड़क सवाल। आज का कड़क सवाल है, देश की जनता से हम पूछेंगे, क्या इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख तक होनी चाहिए? ये सीधा सीधा सवाल है, देश की जनता से हम पूछना चाहते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। देश की जनता हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स फेसबुक पर जाकर, जी बिजनेस ऑनलाइन पर जाकर यस या नो में अपना जवाब दे सकते हैं, और ट्विटर हैंडल पर जाकर जी बिजनेस @जी बिजनेस पर जाकर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और जो भी इस पोल का रिजल्ट आएगा उसे हम अपने शो के आखिर में शामिल करेंगे, और न सिर्फ शामिल करेंगे बल्कि इस पर करेंगे बहस भी। चलिए, तो रैपिड फायर राउंड हुआ, कड़क सवाल भी हमने पूछ लिया, और अब शुरुआत करते हैं आज की बहस की शुरुआत एलटीसीजी से ही कर लेते हैं। बजट पर अभी आएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारे पास एक जवाब ना में भी आया है, प्रोफेसर अरुण कुमार, इसलिए मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए सर? आप मुझे ये बताएं कि एलटीसीजी से गवर्नमेंट को आखिर मिला क्या? और जब हम कह रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, और फिर हम एलटीसीजी भी लगा रहे हैं, तो फिर इससे पहला तो इससे हासिल पाया क्या होगा, और इसे खत्म क्यों ना किया जाए? देखिए, ऐसा है कि जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, वो होता है कि स्पेकुलेशन ना हो अर्थव्यवस्था में। और हो क्या रहा है कि इस समय जो पैसा है वो बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक मार्केट में जा रहा है, और उससे पी रेशियो बहुत बढ़ गया है, और वो सारा का सारा जो जा रहा है वो कैपिटल गेन्स को कमाने के लिए जा रहा है। तो मेरा मानना है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे इन्वेस्टमेंट तो हो पर स्पेकुलेशन ना हो। तो इन्वेस्टमेंट होता रहना चाहिए, उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। और हमारी परेशानी क्या है देश में कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम हो गया है पहले की तुलना में। 2011-12 में हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, वो 39% पीक हो गया था, अब वो गिर के 32% पहुंच गया है। और उसी की वजह से क्या है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी तेज नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए थी, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अर्थव्यवस्था में कम हो गई, जो आरबीआई के आंकड़े दिखा रहे हैं। तो अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 10-20% कमा लूंगा तो मैं इफेक्टिव रियल इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो हमें मूव करना है कि रियल इन्वेस्टमेंट बढ़े, ना कि जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। और इस समय ग्लोबली आप देखें तो स्टॉक मार्केट्स काफी अनस्टेबल हैं, क्योंकि ग्लोबली सिचुएशन बहुत अनस्टेबल हो गई है। जो ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका में, जो प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि जो गवर्नमेंट शटडाउन हो गया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए हैं। इससे अगर बाहर की इंस्टेबिलिटी हमारे यहाँ भी आती है तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो इंस्टेबिलिटी कम रहे, इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना जरूरी है। ठीक है सर, आपने स्टेबिलिटी की बात करी, लेकिन राजीव चावला, आपने एक बात जोड़ी एमएसएमई की भलाई के लिए, उस पर और ज्यादा उसके लिए आपने इसमें अपना जवाब दिया। मुझे ये बताइए, फिर ये चिंताओं को कैसे खारिज करेंगे फिर? और क्या वित्त मंत्री सुन रहे हैं हमारी? देखिए,
बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि एक छोटा उद्यमी मान लीजिए किसी कारणवश बैंक से अपना लोन रेज नहीं कर पा रहा है, अपने निवेश जो करना चाहता है अपने बिजनेस में वो नहीं कर पा रहा है। यदि ऐसे में वो उद्यमी अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना मकान या अपनी कोई ज़मीन बेचकर वो धन अपने बिजनेस में लगाकर कुछ कार्य करना चाहता है, वो धन जो उसे बैंक से किसी कारणवश से नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे बिजनेस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी लें, घर बेच के घर लें, तो ये एग्जेम्पशन है। लेकिन घर बेच के एक छोटा उद्यमी यदि अपने बिजनेस के लिए लगाना चाह रहा है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स से मुक्त करना चाहिए। ये एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट फैसिलिटेशन के लिए एक सुविधा होगी। ये एग्जेम्पशन की मैं इसीलिए अपेक्षा कर रहा हूं सरकार से। ठीक है डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, एमएसएमई क्षेत्र के लिए तो राजीव चावला ने बताया कि कैसे ये फायदेमंद होगा, लेकिन आम जो निवेशक है उसका फायदा इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और बार बार ये सवाल उठता है कि आप आम निवेशक को यदि जोड़ना चाहते हैं तो इस तरह के टैक्सेस खत्म होने चाहिए। और जैसा कि मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने भी बताया कि जब ऑलरेडी टैक्सेस हैं, ऑलरेडी टैक्सेस की मार है बैंकिंग टैक्सेस की, तो फिर ये टैक्स क्यों? आप अपने जो राय आपने दी है हाँ में, उसके पक्ष में क्या कहेंगे सर? ग्लोबल सिनारियो होता है, ग्लोबल सिनारियो के अंतर्गत जिस तरीके से मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को इकोनॉमिक पैरामीटर्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और देश की तरफ से एक स्ट्रीमलाइनिंग होता है और इनकम एनालिसिस भी होता है, रेवेन्यू एनालिसिस भी होता है। क्योंकि इस देश का ये दौर्भाग्य रहा है, इनकम एनालिसिस का भी होता है नहीं, ओनली रेवेन्यू एनालिसिस होता है। किस तरीके से ये प्रोपोर्शनेटली वो इनकम जनरेशन की प्लेटफॉर्म को बढ़ाना चाहिए, वो रेवेन्यू के ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्योंकि इनकी पूरा सुबह से शाम तक इनका एक ही मंशा होता है, रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया जाए। क्योंकि ये नहीं देखा जाता है ग्लोबल सिनेरियो क्या है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से फ्लो कर रही है, हिंदुस्तान को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट चाहिए, रीजनल इम्बैलेंसेस कैसे उसको हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इनवाइट कर देना चाहिए और उसके लिए क्या क्या रायती देना होगा, किस तरीके से पॉलिसी बनाना होगा, किस तरीके से प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को, सो दैट इनको एक एनकरेजमेंट मिले। ऐसा कुछ मतलब मैंने वो नहीं देखा। दैट इज द रीजन मैंने एक बुक लिखा है, स्ट्रीमलाइनिंग द नेशनल इकोनॉमी, ए कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स। वो उसमें बहुत क्लियरली मैंने ये बात को समझा, इसीलिए तो मैंने तुरंत कहा ये नहीं है। ठीक है, ओके सर। एलटीसीजी के पक्ष में आप भी। अजय बग्गा, आप क्या कहेंगे सर, जो अरुण कुमार ने जो चिंताएं उठाई हैं? नहीं, देखिए, जब चिदम्बरम साहब ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी जब लागू किया था उस टाइम पे उन्होंने छूट दी थी एलटीसीजी पे। अब पिछले साल सरकार ने क्या किया, एसटीटी तो जारी है, एसटीटी के तौर पे सरकार 11,000 करोड़ मार्केट पार्टिसिपेंट से कलेक्ट कर रही है हर साल। उसके ऊपर 45,000 करोड़ इकट्ठा किया जा रहा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के तौर पे। उसके ऊपर अगर आप देखें, अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड आता है उसके ऊपर भी 10% आपको टैक्स देना पड़ रहा है, जो भी कुछ हज़ार करोड़ का टैक्स है। ये सब ऑलरेडी टैक्सेस हैं। एलटीसीजी क्यों सरकार लेके आ रही थी पिछले साल कि लोग मिसयूज़ कर रहे थे। तो सट्टा बाज़ार में कोई जाता था प्रमोटर के पास, किसी को एंट्री लेनी होती थी, तो वो माइक्रो कैप्स में इस तरह का काम चल रहा था। अब क्योंकि 1% लोग चोर हैं, आप 99% लोगों को उसके कारण पनिश नहीं कर सकते। सिर्फ 4% भारतीय आज के दिन में मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये आपको अमेरिका के जैसा 35% या जापान जैसा 25% के लेवल पे लाना है ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो। कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगी? अगर आप कैपिटल रेस कर पाएंगे। तो हम आज के दिन में भी नेशन ऑफ सेवर्स हैं, नेशन ऑफ इन्वेस्टर नहीं बने। 50% हमारा पैसा अभी भी बैंक फिक्स डिपॉजिट में रहता है, जहाँ टैक्स और इन्फ्लेशन के बाद आपको 1 या 2% बनते हैं। वो कोई समझता नहीं है। आपको पैसा बनाना अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर के तौर पे बनाना है तो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड वे है, वो होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट को अगर आप इनएफिशिएंट बनाएंगे तो लोग आएंगे नहीं। ठीक है, फिरोज खंबाटा, क्या इस बात को कंसीडर किया जाएगा, ये जो डिमांड है और बिजनेस की मुहिम भी है, कितने % चांसेस लग रहे हैं आपको? क्या सरकार के जहन में है ये मुद्दा, और क्या हम उम्मीद करें कि इस बार अब हमें एलटीसीजी से मुक्ति मिलेगी? आप मेरे को पूछ रहे हैं, मेरे को लगता नहीं मिलेगी, ये बजट में तो नहीं मिलेगी।
हाँ फिरोज आप भी से पूछ रहा हूँ। एक्चुअली ये बजट में नहीं मिलने के कारण भी बहुत है, पर इसमें जो मेन इश्यू ये है कि इन्होंने अभी अभी तो उसको और लगाया हुआ है, जो पहले रियायत भी थी वो नहीं लगाई। पर जो समझने की बात ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज एक्चुअली बैड, बिकॉज आप शॉर्ट टर्म वाले को एनकरेज कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में रखे, क्योंकि दोनों का टैक्स आर्बिट्राज बहुत कम हो गया है। मेरा ये मानना है कि हमारी कंट्री में निवेशक को लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए, न कि शॉर्ट टर्म सोचते रहे। वो हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म पे टैक्स बिल्कुल कम होगा तो नहीं होगा, तो लोगों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखेंगे और जो देश के लिए अच्छा है। और भी मेरा मानना है, ऑफ कोर्स जब ये करेंगे तब तो उसके साथ सेफगार्ड रखने चाहिए, जैसे कि बहुत बड़ी अमाउंट पे हो तो नहीं होना चाहिए, कुछ अमाउंट के लिए कुछ एक जगह का कैप रखना चाहिए। कोई 50 करोड़ कमाने वाला हो तो थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा उनको, पर एक फॉर स्मॉल मीडियम लोग जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म में, उसमें बिल्कुल टैक्स नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा लोग पैसा कैपिटल में लगाएंगे और वो ज्यादा होल्ड करेंगे। और मेरा ये मानना नहीं है कि स्टॉक मार्केट खाली इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है, बिकॉज स्टॉक मार्केट छोटा आदमी समझ ही नहीं सकता है। अगर हम ये बात करके चलेंगे कि नहीं स्टॉक मार्केट में पैसा रखने से फायदा है, तो कदाच ये इन्वेस्टर थोड़ा मिसगाइड हुई हो जाएगा। और ये जो आपने कैपिटल गेन की टैक्स की है वो खाली शेयर्स के लिए नहीं है, इट इज फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से इसको ब्रॉड बेस मेरा जो व्यू है, फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट in capital for long term there should be no tax subject to a maximum cap, जो कैप गवर्नमेंट सरकार नक्की कर सकती है। पर मेरे को लगता है नहीं ये बजट में ये करेंगे, पर दिस शुड बी द राइट वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो इन सिन्हा अब आपके पास आता हूं। आपने हमारा जो रैपिड फायर राउंड था वो मिस कर दिया, लेकिन अब आपसे शुरुआत में करता हूं। और जो सबसे बड़ा सवाल, जो पॉलिटिकल सवाल आज बजट को लेकर उठा है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठा है, क्योंकि वित्त मंत्री अभी तो अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल हैं, लेकिन जेटली साहब ने बयान दिया था कुछ दिन पहले और उन्होंने साफ साफ कहा था कि इसे अंतरिम बजट ना समझा जाए, बल्कि इसे ये वोट ऑन अकाउंट से कुछ ज्यादा होगा। और इसी पर सवाल उठाए कांग्रेस ने। वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको क्यों तोड़ रहे हैं। तो क्या ये पॉपुलिस्ट बजट होगा, क्या तैयारी है सरकार की, और बीजेपी की ओर से ये जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से, हमें इसमें क्या खास देखने को मिलेगा, आप कुछ हाईलाइट कर सकें अगर। देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछले 4 साल में जो वाइटल पैरामीटर्स होते हैं इकोनॉमी के, उन्हें बहुत बेहतरीन मैनेज किया गया है। भले वो फिस्कल डेफिसिट हो जो कि मेरे ख्याल से 3.7% था पिछले साल, भले वो फॉरेक्स रिजर्व्स हो, एफडीआई हो, तो मोटे तौर पे जो मैनेजमेंट रही है आज वो हमें ये स्कोप देती है कि हम कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स ले सकें। और पॉपुलिस्ट मैं नहीं कहूँगा उसको, मैं उसको सोशल वेलफेयर स्कीम्स ही कहूँगा। पिछले बजट में आयुष्मान भारत की घोषणा हुई थी, 53,000 करोड़ उसको अलॉट किए गए थे। होने के 4 महीने के अंदर लगभग 10 लाख लोगों को उसका लाभ मिल चुका है। मैं समझता हूं इस बजट में एक तो जो इनकम टैक्स की दरें हैं वो ईज आउट की जाएंगी, उसमें रियायतें दी जाएंगी। अब वो 4 लाख होगा या 5 लाख होगा ये मुझे नहीं पता, या 3.5 लाख होगा या 6 लाख होगा, वो आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 तारीख तक। दूसरा, जैसा कि अपेक्षित है, जैसा कि सब लोग मान रहे हैं, फार्म सेक्टर को बूस्ट देने के लिए एक कोई बड़े स्कीम की घोषणा होनी चाहिए। वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम हो या जैसा कि 2 राज्यों की बात चल रही थी उस प्रकार से जो है एक फिक्स्ड अमाउंट किसानों के अकाउंट में दिया जाए, वो हम देखेंगे। लेकिन एक बड़ी बेनिफिट जो है फार्म सेक्टर को मिलेगी। साथ ही जो है, जैसा आप एलटीसीजी की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये एक संवेदनशील सरकार है, पूरी तरह एलटीसीजी हटेगी नहीं, पर एक बार फिर दरें जो हैं वो रिव्यू की जा सकती हैं। जो मोटा पॉलिसी रहा है हमारा, वो सबका साथ सबका विकास रहा है, और ये इसलिए संभव हो पाया है कि वी हैव वर्क टुवर्ड्स लो टैक्स रेट्स एंड हाई टैक्स कंप्लायंस। जैसा आप जानते हैं 3.8 करोड़ टैक्स पेयर्स हुआ करते थे 2014 में, आज लगभग वो 7 करोड़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि आज हम इस स्थिति में हैं। फिस्कल डेफिसिट का दूसरा कारण जो है वो फिस्कल डेफिसिट कम है कि हम कुछ बड़े सोशल वेलफेयर स्कीम्स ला सकते हैं। ठीक है राजीव चाला, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एमएसएमई सेक्टर एक्चुअली क्या उम्मीद कर रहा है इस बार के बजट से? आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, ग्राउंड पर आप काम कर रहे हैं क्या, क्योंकि एमएसएमई पर बहुत फोकस रहा है इस गवर्नमेंट का, लेकिन कुछ चीजें जाहिर सी बात है कुछ चीजें छूट भी गई होंगी। तो इस बार के एक्सपेक्टेशंस क्या है एमएसएमई सेक्टर की इस बजट से? हालांकि अंतरिम बजट है, पॉपुलिस्ट बजट हो या ना हो इस पर संशय भी बरकरार है, लेकिन सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। तो ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमएसएमई क्षेत्र?
मैं वो चीज़ें जो गैप्स रह गए हैं सरकार से, और वो गैप्स किसी तरह पूरे हो जाएं, मैं उसकी उम्मीद करता हूँ। इन्होंने बजट्स में, पिछले 2 बजट्स में, वो कंपनीज जो अभी 250 करोड़ तक का टर्नओवर कर रही हैं, उन कंपनीज का इनकम टैक्स की दर 30% से कम करके 25% कर दी थी, एसएमई सेक्टर को फ़ायदा देने के लिए। तो जो कंपनीज 250 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है, उन पे आज इनकम टैक्स की दर 25% है। लेकिन यदि वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है और 90% से ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर के उद्योग जो हैं वो प्रोप्राइटर्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनकम टैक्स की दर जो 30% से 25% कंपनीज के लिए कर दी गई थी 250 करोड़ की टर्नओवर तक के लिए, कम से कम वही रियायती दर प्रोप्राइटरशिप्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी कर दी जाए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। आज 25 करोड़ या उससे अधिक की निवेश जिन कंपनीज में हो रहा है, उन पर उन्हें मिलता है यह लाभ। पहले ये 100 करोड़ से ऊपर के निवेश पर था, फिर इसे कम करके 25 करोड़ के निवेश पर कर दिया गया। यानी पूरा एमएसएमई सेक्टर इस इन्वेस्टमेंट अलाउंस से वंचित है। तो क्या एक माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज या मीडियम एंटरप्राइज जिसमें निवेश सीमा हमारी डेफिनेशन के हिसाब से केवल 10 करोड़ तक की है, वो पूरे सेक्टर को इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो मैं चाहता हूं कि एमएसएमईज के लिए भी इन्वेस्टमेंट अलाउंस की जो 30% की रियायत है वो भी सरकार दे। तो इनकम टैक्स में ये 2 चीजें, और तीसरी जैसे हमने बात की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, कि अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स लिक्विडेट करके कोई एमएसएमई, कोई एंटरप्रेन्योर अपने निवेश में कर रहा है तो उसे डेफिनेटली एग्जम्पशन में लेना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, आपसे मेरा पॉलिटिकल सवाल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक सवाल उठाया है आज, और बार बार एक ही चीज कांग्रेस से कही जा रही है कि अंततोगत्वा तो इसमें वोटर का ही फायदा है ना, कंज्यूमर का ही फायदा है। अगर सरकार कोई पॉपुलिस्ट बजट लेकर आती है और संवैधानिक दायरे में लेकर आती है, क्योंकि परंपरा रही है, लेकिन ऐसे कोई रूल्स तो नहीं है ना कि अंतरिम बजट में आप जो है पॉपुलिस्ट बजट ना हो पाए, या अगर उसमें अगर कोई आम आदमी की रियायत की बात कही जाती है, किसानों की भलाई की जाती है, मजदूरों की भलाई की बात की जाती है, गरीबों की भलाई की जाती है, तो फिर कांग्रेस को फिर प्रॉब्लम क्या है? सवर्ण आरक्षण बिल की तरह इसका भी सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। कांग्रेस का प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसा है ना, उन्होंने पहले से चलाया हुआ है। पिछले हर 5 साल में उन्होंने, जैसा जवाहरलाल नेहरू ने चलाया इतने साल, 15 साल, 20 साल, इस तरीके से उनको चलाया। उनको तो सिर्फ प्रॉब्लम होगा नहीं होगा मुझे उससे नहीं, इस देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से है। आप लोग इनकम एंड रेवेन्यू के ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि ट्विन सिन्हा साहब बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे मेरे मित्र, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 4.5 साल में आपने इनकम कितना बनाया और रेवेन्यू कितना बनाया? इनकम के ऊपर रेवेन्यू का कितना इन्फ्लुएंस था? क्या आप रेवेन्यू एनहांसमेंट कर रहे थे? क्या इनकम एनहांसमेंट कर रहे थे? क्योंकि रेवेन्यू इनकम की डिफरेंस में है, इनकम जो बनाया जाता है वो नेचुरल रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अलाइंड विद ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चरल का प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉफिट है, मुनाफा है तो फार्मर का है, नुकसान है तो देश का है। ये फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। एमएसएमई नहीं है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 70 साल की बात यही पे रोना धोना, मतलब हम लोग बार बार इसी बात को कितने बार दोहराएंगे? ठीक है, तो इन नोट कर रहे हैं आपका सवाल। मैं आऊंगा नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे खंबाटा साहब के पास चलना है। खंबाटा साहब, थोड़ा सा राजनीति से परे हटके मैं वापस आपके पास आऊंगा, एफएमसीजी सेक्टर की बात करूंगा, क्योंकि उसमें भी काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और एफएमसीजी सेक्टर कहा जाता है सीधे सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है। परचेजिंग पावर बढ़ेगी आम आदमी की तो प्रोडक्ट खरीदेगा तो जाहिर सी बात है सेक्टर में ग्रोथ आएगी। तो क्या आपको ऐसे मेजर्स क्या होने चाहिए गवर्नमेंट के लिए जो एफएमसीजी को बूस्ट मिले, परचेजिंग पावर बढ़े आदमी की? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? हालांकि इंटरिम बजट है, बार बार हम कह रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो आपकी होंगी कुछ। नहीं, सबसे पहली बात है कि एफएमसीजी का जो मेन ग्रोथ रूरल एरिया से आना है। ओके। और जब एफएमसीजी में डबल डिजिट ग्रोथ आया हुआ है, उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रूरल एरिया से रहा है। और हमने ये देखा है कि जब रूरल आदमी के हाथ में पैसा आता है तो अच्छा हेयर ऑयल खरीदता है। वो पहले गोवा की फ्लाइट नहीं लेता है, वो अच्छा हेयर ऑयल खरीदता है, अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक खरीदता है।
तो मेरे हिसाब से अगर फार्म सेक्टर जो आज डिस्ट्रेस में है उसको कोई रीत से अच्छी रियायत दी जाए, अच्छी स्कीम ली जाए। और मेरा हमेशा मानना है लोन वेवर तो एक ऑपरेशन है, एंटीबायोटिक है, वो अच्छी हेल्थ के लिए नहीं है। गवर्नमेंट को एग्री में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लाए वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आदमी को एक गारंटी रहती है कि मैं बनाऊंगा तो इतने मेरा माल कोई खरीदने के लिए तैयार है, तो उसको और बढ़ाया जाए। एमएसपी इज ए गुड आइडिया, पर आदमी को डोल दे देना, आदमी को बोलना तू घर पे बैठ, हम तेरे को घर पे पैसे भेज देंगे, या तो आदमी को बोलना ना तू बैंक से लोन ले ले, हम फिर उसको माफ कर देने वाले हैं, तो इससे तो कोई इकोनॉमी बढ़ ही नहीं सकती। ये तो वी विल हैव व्हाट आई कॉल फार्मर्स व्हिच विल बिकम मोर आलसी। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सा पैकेज, एग्री पैकेज विच इज अ कमर्शियली वायबल पैकेज, जो हमारा इंडिया का बजट ले सके, वो आएगा। तो आपका जो सवाल है एफएमसीजी को इमीडिएटली उसका फायदा पहुंचेगा, जैसे मरेगा से ही पहुंचाता, और इससे स्टॉक मार्केट में एक उठाव भी आएगा एफएमसीजी कंपनियों का, और लोगों को अच्छी तरह से भाव मिलेगा। एफएमसीजी की बहुत सी बड़ी दूसरी डिमांड है जीएसटी। आज की तारीख में भी फूड के काफी प्रोडक्ट जीएसटी में बहुत आए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये बजट उसके लिए नहीं है, वो तो जीएसटी काउंसिल को देखना है। बाकी जो मेरा मानना है कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग का हाल थोड़ा कम है उसका शेयर, और उसको बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स, जैसे कि एग्रीकल्चर पे जीरो है, तो फूड प्रोसेसिंग पे भी जीरो होनी चाहिए, बिकॉज फूड प्रोसेसिंग इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन टू एग्रीकल्चर पे भी मैं आदमी टमाटो लेके उसका टमाटो पूरी बनाता है, उस पे क्यों टैक्स लगा रहे हो? आपने रूरल इकोनॉमी का महत्वपूर्ण सवाल उठाया, और बड़ा अच्छा किया आपने कि उसको अपने एफएमसीजी का जो सेक्टर है उसको भी रूरल इकोनॉमी से जोड़ दिया। आम आदमी की जो परचेसिंग पावर से रूरल सेक्टर की ग्रोथ को आपने जोड़ा, बहुत अच्छा किया। क्योंकि अजय बग्गा से मेरा यही सवाल अगला रहेगा। अजय बग्गा, गवर्नमेंट ने एक तरफ से क्लियर कर दिया है, राधा मोहन सिंह की ऑफिशियल पीसी में हमने सुना कि ये जो पूरा का पूरा बजट है ये पूरा किसानों के ऊपर बेस्ड रहेगा। किसानों के ऊपर जब हम बात करते हैं तो 60-70% लोगों की बात करते हैं, यानी कि हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं। आप हमें बताइए राधा मोहन सिंह का ये बयान मार्केट पर किस तरह से इंपैक्ट डालता है, और अगर ये वाकई में बाजार रूरल इकोनॉमी पर फोकस्ड रहा तो उसका इंपैक्ट कैसे होगा मार्केट पर, और क्या मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, इकोनॉमी को बहुत ज़रूरत है अभी एक स्टिमुलस की। मॉनेटरी स्टिमुलस तो आरबीआई नहीं दे पाया, पिछले 4 सालों में उल्टा टाइटनिंग की गई और रेट्स बहुत हाई हैं। फिस्कल भी बहुत सरकार ने अच्छा काम किया, 4 साल काफ़ी कंट्रोल किया, जिससे इन्फ्लेशन नीचे आ गई। बट अब ये टाइम है सर्वाइवल का, ये टाइम है कि जो रूरल डिस्ट्रेस है उसको हटाया जाए। तो मैं कहूँगा 86% जो फार्मर हैं और जो लैंडलेस लेबरर हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है, जो तेलंगाना और उड़ीसा ने करके दिखाया कि 4,000 रुपये दे के, अब वो फ्रांस भी करता है, जापान भी करता है, अमेरिका भी करता है, इटली भी करता है, कि अगर आपके पास ज़मीन है और आप फार्मर हैं तो आपको हर साल सब्सिडी मिलती है, चाहे आप खेती करें ना करें। तो मेरे ख्याल से सरकार उस तरफ मूव करेगी। वो बहुत ज़रूरी है कि कुछ कंजम्पशन पैसे डाले जाएं किसानों के जेब में, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि मॉनेटरी स्टिमुलस नहीं होने के कारण आपको इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है फिस्कल से, तो मुझे लगता है कि ये स्लिपेज होगा 3.3% से और नीचे जाएगा। तीसरी बात है, ये फार्म पैकेज कितने का रहेगा, 70,000 करोड़ रहेगा या 1,20,000 करोड़ रहेगा, काफ़ी उसके कैलकुलेशन रहे हैं। उसमें स्टेट्स का कितना हिस्सा रहेगा और एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो इसमें विलय कर दी जाएंगी उससे कितनी राहत मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक रहेगा मार्केट के लिए। तो सबसे अहम जो मैं कहूँगा एक इंडिकेटर जो मार्केट देखेगा वो है फिस्कल डेफिसिट कितना आता है। तो है बार बार हम रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, रूरल सेक्टर की, फार्म सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, और सरकार से कई सवाल पूछे भी जा रहे हैं। थोड़ा सा पॉलिटिकल में अगर आपको ले जाऊं तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा रूरल डिस्ट्रेस बढ़ा है, ऐसी हमने खबरें भी सुनी हैं, और सड़कों पर जो हैं तमाम किसान आंदोलन हुए, और न सिर्फ किसान आंदोलन हुए बल्कि उसकी परिणति चुनावों में भी देखने को मिली। और पॉलिटिकल पंडित्स ये कह रहे हैं कि जितनी भी आपको शिकस्त मिली है चुनावों में या आपके पक्ष में नतीजे नहीं आए, वो सिर्फ फार्मर डिस्ट्रेस के कारण, यानी कि किसानों की नाराजगी के कारण आपको आपके पक्ष में नतीजे नहीं आए। तो कैसे आप, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इंटरिम बजट है, आपके पास स्कोप भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दबाव भी चुनाव का है, तो कैसे मैनेज करेंगे सर?
देखिए, सबसे पहले जब फार्म डिस्ट्रेस की हम बात करते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं कि कुछ समस्याएं हैं फार्म सेक्टर में, लेकिन जब हम फार्म डिस्ट्रेस की बात करते हैं, फार्म डिस्ट्रेस हमेशा से रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 सालों से फार्म डिस्ट्रेस कभी ना कभी रहा है। आज 4 सालों में जो एक मिसकंसेप्शन, मुझे बोलने दीजिए, जो भी बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं बीच में। नहीं, आप बोलिए। शास्त्री जी, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी है, थोड़ा बोलने दीजिए दूसरों को भी। तोहिन आप बोलिए। तो मैंने तो कुछ बोला नहीं। ये जो एक गलत धारणा बनाई गई है कि पिछले 4 सालों में फार्म सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया गया है, सबसे पहले तो हमने ये जो पूरा पैराडाइम चेंज किया। आज तक फोकस सिर्फ फार्म आउटपुट पर होता था, पहली बार हमने फार्मर्स इनकम पर फोकस लाया। तो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ इस साल से। जितने मैंडेटेड क्रॉप्स हैं उनकी कीमतें 1.5 टाइम्स बढ़ाएगी। साथ ही जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टोरेज में हुए हैं, प्रधानमंत्री ये जो सड़क योजना के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्म गुड्स की सहूलियतें बढ़ी हैं, ये सब जो है इनपुट कॉस्ट को कम करती है। पर हाँ, ये भी सत्य है कि इन सारे इस कार्यों के बावजूद जो रूरल रियल वेजेस हैं उनमें बढ़ोतरी उस मात्रा में नहीं हुई है जितनी की अपेक्षा थी, और कहीं कुछ जगहों पे कम भी हुई है। तो एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते जो भी इस वक्त अतिरिक्त करना होगा, जो नए स्कीम्स लाने होंगे, उसमें जितनी कीमतें होगी, जो भी वाजिब लगेगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 2 राज्यों के मॉडल पर हो सकता है वो स्कीम आए जिसमें कि 4,000 या 10,000 वो कीमत दी जाए हार्वेस्टिंग सीजन के पहले। लेकिन वो जो भी करने की जरूरत होगी हम करेंगे। ये कहना गलत है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन लेगेसी ऑफ इश्यूज और प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी थी कि वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई है। ठीक है, आपके पास कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी हैं अजय बग्गा, आप कुछ कहना? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं तोहिन से, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा प्रोफेसर अरुण आपके पास ही आ रहा हूं मैं इसके बाद। हाँ। कि आपके अच्छे इकोनॉमिक्स थे बट बैड पॉलिटिक्स हो जाता है। शास्त्री जी भी सहमत हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा आज। और कांग्रेस ने आते ही 80,000 करोड़ का जो फार्म लोन वेवर अनाउंस कर दिया, वो बैड इकोनॉमिक्स हो सकता है बट गुड पॉलिटिक्स है। तो इस बारी मई में सरवाइव करने के लिए आपको जरूर कुछ इस तरह तोहिन करना पड़ेगा कि फार्मर्स को इमीडिएटली कुछ दिखे, तभी आपको वोट मिलेंगे। हाँ, तोहिन बहुत जल्दी मुझे प्रोफेसर अरुण के पास जाना है, अगर बहुत जल्दी। हाँ प्रोफेसर। हाँ देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये जो फार्म वेवर की बात करती है कांग्रेस, वो इतिहास बताता है कि कांग्रेस के लिए फार्म वेवर जो है सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी का अवसर होता है, एक नया स्कैम करने का। महाराष्ट्र की बात में करूं, जहां से मैं अभी बैठ के बात कर रहा हूं आपसे, जब यहां पिछले 2 साल पहले फार्म लोन वेवर की घोषणा हुई थी, तो जब वो उनके सभी फार्मर्स के अकाउंट सीड किए गए आधार अकाउंट से, तो लगभग 10 लाख जो है फेक फार्मर्स पाए गए यहां पे, जो हमेशा से कांग्रेस और एनसीपी जो है पैदा करती है, महाराष्ट्र में कर रही थी और हर जगह वो पैदा करती है। तो कांग्रेस के लिए लोन वेवर जो है एक अवसर होता है एक नया स्कैम करने का। ठीक है, ओके प्रोफेसर अरुण कुमार, क्योंकि लोन वेवर की बात भी चल रही है, आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे मैं जो पूछना चाह रहा था। आईएमएफ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और बीजेपी को अगर हम मोटा मोटी देखें तो उनके कुछ एनालिसिस किया जाए बजट्स का बीते, तो पॉपुलिस्ट होने की कोशिश नहीं की है। जो वित्तीय हालात है उनको देखते हुए कुछ मेजर्स लेने की बात कही गई है, लेकिन इस बार दबाव है और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। अरुण जेटली ने एक बयान भी दे दिया कि साहब ये वोट ऑन अकाउंट से ज्यादा होगा। लेकिन क्या वाकई में सरकार की स्थिति या मौजूदा जो टाइम है, क्या आपको लगता है कि पॉपुलिस्ट बजट होने की हम उम्मीद करें या नहीं करें? देखिए, ऐसा है कि इस बजट में सिर्फ अनाउंसमेंट हो सकता है। हाँ। अब जैसे कि फार्म लोन वेवर की बात है, तो वो आप बैंकों के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए बजट से पैसा देना पड़ेगा। बजट से पैसा देना पड़ेगा तो इसका मतलब है कहीं से रिसोर्स रेज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले 7 महीने में फिस्कल डेफिसिट 114% पे पहुंच गया था। अगर आप और जब बजट से पैसा देंगे तो वो कहां से निकलेगा, क्योंकि जीएसटी से कलेक्शन उतना आ नहीं रहा है जितना कि आना चाहिए था। 1 से 1.1 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एवरेज में 95,000 करोड़ रुपए आ रही है। डायरेक्ट टैक्स में उतना बढ़ा नहीं है जितना कि एक्सपेक्टेड था, और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। तो अगर आप कहीं और टैक्स लगाते हैं या कहीं टैक्स में राहत देते हैं, तो वो जो आपका जो फाइनेंस बिल है उसमें आना पड़ेगा। फाइनेंस बिल इस समय आना बड़ा मुश्किल होगा कोई तब्दीली करना, क्योंकि वो पहले जो सिलेक्ट कमेटी में जाएगा, वहां पे कमेटी में डिस्कस होगा, फिर दोबारा पार्लियामेंट में आएगा। समय इस समय है नहीं, क्योंकि मार्च में इलेक्शन शायद अनाउंस हो जाएंगे, मार्च के मिडिल तक। तो इसलिए मेरा मानना है कि कोई आप अनाउंस कर सकते हैं पर लेकिन कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं इस समय। और जब टैक्स रेट में तब्दीली नहीं कर पाएंगे, आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं रेज कर पाएंगे,
तो इसलिए बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि इस समय कुछ और ज्यादा फार्म लोन पे कर सके हैं या और, तो सिर्फ एक इंटेंशन एक्सप्रेस की जा सकती है और इसीलिए इंटरिम बजट होता है क्योंकि आप नेक्स्ट गवर्नमेंट को कमिट ना कर दें और फाइनेंस बिल को पेश नहीं करना पड़े, इसीलिए इंटरिम बजट होता है। तो मेरा मानना है कि इस समय हालात ऐसे नहीं है कि आप इंटरिम बजट में बहुत कुछ ज्यादा एक्चुअल में कर सकेंगे, सिर्फ आप अनाउंस कर सकेंगे एक इंटेंशन। तो इंटेंशन से मुझे नहीं लगता कि वोट पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एक तरह से मिक्स हो रहा है इस समय। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। राजीव चावला, आप सहमत हैं क्या अरुण जी की बात से? और अगर वाकई में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा या वाकई में, क्योंकि ये भी बार बार कहा जाता है कि इंटरिम बजट को जो वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है, एक वर्ड ऑफ माउथ देने की कोशिश की है कि नहीं, इस बार का स्पेशल बजट होगा, चाहे वो इंटरिम ही है लेकिन स्पेशल बजट्स होंगे, क्योंकि बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं। और एक आश्वस्त करने की कोशिश की गई है कि नहीं, हम जाते जाते भी देश की जनता को कुछ ना कुछ सौंप के जाएंगे। तो फिर कैसे आश्वस्त, क्या वाकई में आश्वस्त रहना चाहिए एमएसएमई सेक्टर को या जनता को? नहीं, बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए। और इस बजट में सरकार एटलीस्ट एक उम्मीद, एक आगे आने वाले समय, यदि वो री इलेक्ट होके आते हैं तो उसकी एक झलक जरूर देना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बजट में बहुत से इंडिकेशंस होंगे। और एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछले कुछ महीने से लगातार सरकार कभी जीएसटी में राहत देकर, कभी 59 मिनट्स पीएसयू लोन्स की स्कीम लॉन्च करके, एक सपोर्ट एंड आउटरीच प्रोग्राम जो 2 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, उसको लेकर तो सरकार ने लगातार ये शो करने की कोशिश की भी है और कई इफेक्टिव कदम उठाए हैं एमएसएमई सेक्टर तक पहुंचने के लिए, राहत देने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट में सरकार, चाहे इसको आप अंतरिम बजट कहें, चाहे इसको मोर देन अंतरिम बजट कहें, सरकार डेफिनेटली इंडिकेशंस देगी, घोषणाएं भी करेगी और हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट सरकार कर भी दे। अब पार्लियामेंट में या विपक्ष पार्टियां उसका विरोध करती हैं या नहीं करती हैं, हाँ, वो अलग बात हो सकती है। ठीक है। राजीव, जीवीआर आपका रिएक्शन? हाँ जीवीआर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं जरा तुहिन साहब के ऊपर जरा अपनी प्रतिक्रिया जारी करूं, जैसा मैं इकोनॉमिस्ट की तरफ में राजनीतिक विश्लेषक रूप में करता हूँ। हाँ। वो ये है, तुहिन साहब बहुत अच्छी तरह बोल रहे थे ये बात, क्योंकि ये बात तुहिन साहब को जरा समझ ले, 3 महीने के अंदर जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने 312 आत्महत्या है। पिछले 70 साल में आत्महत्याएं जो फार्मर का है, इस देश का दुर्भाग्य रहा है, वो खत्म नहीं होता। और हम जितना मर्जी टाल टोक के ये कह देते हैं, हमारा जितने भी मिनिस्टर होता है कि किसी का भी कैंसर होता है, कुछ भी होता है, वो बाहर ही जाते हैं। 70 साल हो गए, अभी तक हम वो हेल्थ में भी आगे नहीं बढ़ पाया। सब लोग कहते हैं, ये आई विटनेस है ना। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, क्या कॉन्शियस ऑफ गवर्नेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, देयर इज ए लेवरेज। कॉन्शियस ऑफ गवर्नेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस को ये समझ तो ले। Creation of economic lifeline of the nation. Creation of economic lifeline of the nation. How it is going to emerge? The optimum utilization of natural resources. Natural resources को किस तरीके से, आपकी ocean economy, number of economies you can create it. ठीक है सर। There is nothing. ठीक है खंबाटा जी, हम बार बार हम ग्रोथ की बात करें, हम सेक्टोरल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं बार बार, और एक्सपेक्टेशंस भी सबकी हैं, लेकिन एज अ नेशन हम दहाई का आंकड़ा कब छुएंगे, हम डबल डिजिट में कब आएंगे, ये भी एक टास्क रहा है। हम 7-8% के आसपास जो है वो ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन अगर हमें समग्र विकास करना होगा और उस पेस को पकड़ना होगा जो ग्लोबल लेवल पे जो पेस चल रही है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें डबल डिजिट में ले जाना होगा ग्रोथ को। आपके क्या सजेशंस हो सकते हैं एक आम आदमी होने के नाते या एक उद्योगपति होने के नाते कि इसको हम डबल डिजिट में ले जा सके, और क्या आपको संभावनाएं आगे दिख रही? आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिएगा, ये जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक्चुअली हमने एक बस मिस कर दिया था। जब चाइना की इकोनॉमी 10% प्लस ग्रो हो रही थी, हमारी भी हो सकती थी, पर हम लोग एक लेगेसी में आ गए थे, कम्युनिस्ट लेगेसी, सोशलिस्ट लेगेसी में आ गए थे। और जो रिफॉर्म भी 91 में किए गए वो बहुत स्लो रिफॉर्म है। तो हम बात करें अच्छे किए तो सही, पर बड़ा स्लो रहा, तो हमने एक पूरा जेनरेशन गंवा दिया।
एक जेनरेशन की बात कर रहा हूँ। आज हमारे सामने एक बड़ा मौका है कि एक इंडिया का यूथ आगे आ रहा है और वो बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिया के यूथ को फॉरेन में उसकी मान्यता हो रही है और उसकी डिमांड है। तो हम कैसे ये नए जेनरेशन को 10G की तरह ले जाए, उसके लिए हमको इकोनॉमी को बहुत जोर से अनशैकल करना पड़ेगा और लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा। और जो मेरे स्पेसिफिक आंसर्स है आपके सवाल के, कि एक एग्री को देख लेते हैं, उसको हमने शैकल करके रखा हुआ है। वो अंदर एक एक एकड़ के फार्म है, एक एक एकड़ के फार्म में आप उसको डोल देगो तो और भी काम नहीं करेगा और भी प्रोडक्टिविटी घटेगी। हमको फार्मों को इंटीग्रेट करना है, हमको फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, हमको कॉर्पोरेट को अंदर लाना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करना है। आप एक बाजू बोला 100% FDI आपने फूड रिटेल में अलाउ किया, बड़ी बड़ी कंपनियां ने बड़े बड़े स्टोर लगा दिए। उनको ये बोलो कि भैया स्टोर आप 100 करोड़ लगाओगे तो 500 करोड़ पहले रूरल में लगा देना, तो फायदा ये होगा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, ये सब की जरूरत है। तो फार्मिंग को पूरा अनशैकल करके एक पूरी लिबरलाइजेशन फार्मिंग पॉलिसी जिसमें कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, FDI ये सब आए। मैं नहीं कहता हम लोग को जमीन दे दो, हमको जमीन नहीं चाहिए, कॉर्पोरेट को जमीन नहीं चाहिए, पर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो कि कोऑपरेटिव फार्मिंग हो, कैसे उसको अनशैकल किया जाए और फार्म को बड़ा मैकेनाइज बनाया जाए। एंड लेट अस गो टुवर्ड्स यील्ड लाइक ब्राजील, चाइना। सो एक रहा फार्मिंग का बात। ठीक। नंबर 2, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल, इफ यू आस्क मी, इट इज अ शेम, आई विल यूज द वर्ड, कि हमने मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च किया। मेक इन इंडिया विदाउट मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो हमने एक्सपोर्ट में आप देखो तो हर साल का जो भी डेटा क्वार्टर वाइज आता है, हम कहीं भी नहीं है। और क्यों नहीं है? अभी एक एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी। उनके डॉक्यूमेंट में लिखा है, मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं, उनके डॉक्यूमेंट में, कि पर कंटेनर $600 रुपया गवर्नमेंट के वेरियस चीजों में जाता है। तो और बाकी कंट्रियों में $50 और $100 जाता है, व्हाट आई कॉल कंप्लायंस का खर्चा। अब अगर $600 एक्सपोर्ट का कंप्लायंस होगा पर कंटेनर, और तो फिर ऑटोमेटिक कोई एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मेरा मानना है कि एक्सपोर्ट को एक तरीके से बूस्ट देना चाहिए और ये इनकम टैक्स में और सब जगह राहत देनी चाहिए। और थर्ड में आ जाऊं, बिफोर यू, 3 कंपार्टमेंट मैंने बोले थे, एक है एग्रीकल्चर, एक है एक्सपोर्ट, और नंबर 3 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो MSME सेक्टर है। हमने MSME की बहुत बात की है, पर इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, MSME रूरल डिस्ट्रेस से भी ज्यादा जा रहा है। और कैसे MSME को ये जो पूरा इकॉम और जो FDI उन्होंने रिटेल में डाल दिया है, उसके कारण मेरे हिसाब से स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल MSME को बड़ा नुकसान हो रहा है। उनको कैसे एक जात का उनको एक बूस्ट दिया जाए कि अपने पैर पे वो खड़े हो सके। और मुझे लगता है इसके लिए गवर्नमेंट ने होमवर्क किया भी होगा, और शायद इस होमवर्क का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिले इस इंटरिम बजट में। फिलहाल वक्त है कड़क सवाल का जवाब लेने का, जो हमने अपने देश की जनता से पूछा था। उनका भी जवाब लेना बेहद जरूरी है, उनका रिएक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। हमने अपनी देश की जनता से पूछा था, क्या इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए? क्या इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़कर 5 लाख रुपए होनी चाहिए? एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं लोगों की। 91% लोग कह रहे हैं यस, और सिर्फ 9% लोगों का मानना है कि नहीं, अभी जितना मिल रहा है उतना काफी है। चलिए बीजेपी से इस रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। तो इन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, और इनकम टैक्स को लेकर, जिसमें हम सबसे आखिर में शायद चर्चा कर रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि आप लोगों ने होप्स भी बहुत ज्यादा दिए हैं, लेकिन उतने उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए आप इनकम टैक्स स्लैब के मामले में। तो क्या भले ही ये इंटरिम है, और क्या पॉसिबिलिटी है? पहली बात तो यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये जो पूरा मैटर है, ये आप अगर अभी अनाउंस कर भी देंगे तो ये इसका असेसमेंट तो नेक्स्ट ईयर होगा। तो क्या इंटरिम बजट में इसका पॉसिबिलिटी है, नहीं है? क्या लोग एक्सपेक्ट करें? एक्सपेक्टेशंस आप देख रहे हैं कितनी हाई हैं? देखिए, उम्मीद जायज़ है लोगों की, क्योंकि पिछले 4-4.5 सालों में हमने देश को एक ईमानदार समाज के रूप में परिवर्तित होते देखा है, और ये टैक्स कंप्लायंस से ही साबित होता है। लगभग आज डबल हो चुका है। तो मेरे ख्याल से जो अपेक्षा है लोगों की वो जायज़ है, और हमारा उसको बढ़ाना भी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई बंदिश है, हम नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, वो किस हद तक बढ़ेगी सवाल उस पर है, और वो मेरा ख्याल है कि ये अगले शुक्रवार तक ही आपको पता चलेगा। वो 3.5 लाख हो, 4 लाख हो या 5 लाख, ये देखने वाली बात है। ओके, डन। अजय बग्गा जी, देखिए, नीचे जो कमा रहे हैं उनको कट देना चाहिए, और उसको बैलेंस करने के लिए आप जिनकी कमाई ज़्यादा है, जैसे 50 लाख से ज़्यादा है, वो सेस ऑलरेडी चल रहा है, थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। तो सरकार का प्रॉब्लम क्या है? हमारा टैक्स टू GDP अमंग द लोएस्ट है,
12% है, तो वो इतना टैक्स सरकार की आमदनी नहीं है। 14 लाख करोड़ कमा रहे हैं और 21 लाख करोड़ खर्चा हो रहा है सरकार का हर साल, यूनियन गवर्नमेंट का, तो वो कहाँ से पैसा लाएं। बट ये तय है, अगर आप 5 लाख के नीचे छूट दे देते हैं तो लगभग 70% टैक्स पेयर को एक सीधा आपको छूट देने का मौका मिल जाता है, और जो कमी होगी टैक्सेस में वो आप जो प्रॉस्पेरस सेगमेंट्स हैं उनका टैक्स बढ़ा के भरपाई कर सकते हैं। ओके सर, ओके। राजीव चावला, इनकम टैक्स स्लैब बहुत बड़ा सवाल, एक्सपेक्टेशन सर, कम शब्दों में सूक्ष्म तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्लैब बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अंतरिम बजट की सरकार चिंता न करे और ये ज़रूर ये घोषणा 5 लाख तक की एग्जेम्पशन की हो जानी चाहिए। न केवल सभी सैलरीड एम्प्लॉयज़ को इसका फ़ायदा मिलेगा, बल्कि एमएसएमई सेक्टर में जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, जो पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, जिनको अभी वो 30% से 25% जो किया गया था कंपनीज में जो रिलीफ दी गई थी 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनीज को, वो भी नहीं मिल रहा है। तो उन्हें ये 5 करोड़ के इंडिविजुअल रिटर्न्स में जो है वो फायदा मिलेगा, और ये जो फायदा है ये फिर से निवेश बन के विद सरप्लस फंड्स मार्केट में ही आता है। इसी से जब एक्स्ट्रा कंजम्पशंस होंगी, हमारा कंजम्पशन बेस्ड जो ग्रोथ है, इसी से जीएसटी की रिटर्न्स सरकार की और बढ़ जाएंगी, कलेक्शन बढ़ेंगी। पूरी चेन मुझे लगता है कि ये रिलीफ जरूर होगी। डॉक्टर जीवीआर जी, कम शब्दों में डॉक्टर जीवीआर। हाँ, सरकार कहती है नेचुरल रिसोर्सेज से इनकम बढ़ा है। इफ दैट इज द केस, स्ट्रीमलाइनिंग द नेशनल इकोनॉमी में पेंशनर के ऊपर इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इनकम टैक्स जीरो, पेंशनर नेवर एवर पे इनकम टैक्स। एंड नंबर 2, then till 12 lakhs, not 5 lakhs, till 12 lakhs, there is no need of income tax. आप लोग कितना बचाओगे? 95,000 करोड़। आपकी इतने 10 लाख करोड़ आपको कोयला आवंटन में मिलता है। 90,000 करोड़ क्या बड़ी बात? ऑल राइट सर, पॉइंट टेकन सर। पीयूष खंबाटा, क्विक रिएक्शन सर, इनकम टैक्स। क्विक रिएक्शन, 5 लाख इज वेरी मच नीडेड, बिकॉज जो मोस्टली सैलरी लोग इसमें होते हैं वो दे आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, और वो हायर ब्रैकेट में उनको कोई डिडक्शन भी इतने मिलते नहीं है। तो 5 लाख की लिमिट करनी चाहिए। और कॉर्पोरेट के लिए भी मेरा मानना है, गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 25% वुड बी द हाईएस्ट स्लैब, उन्होंने 250 करोड़ तक ही किया है। मेरे हिसाब से लेट एवरीबडी बी इन 25 से बड़ा स्लैब नहीं होना चाहिए, उससे कंप्लायंस बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा। और 5 लाख की लिमिट तो बिल्कुल नेसेसरी है, ज्यादा पर 5 तो मिनिमम नेसेसरी है। शॉर्ट आंसर। ऑल राइट सर, पॉइंट टेकन। और इसी के साथ बहस को हम यहीं पे रोकेंगे और हमारे शो के फॉर्मेट के हिसाब से हम देते हैं डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये देखना कि पूरी बहस के बाद डायलॉग ऑफ द डे किसे मिला, कम शब्दों में किसने अपनी बात बहुत पुख्ता तरीके से रखी, ये हम देखते हैं और देते हैं डायलॉग ऑफ द डे। तो आइए सुनते हैं डायलॉग ऑफ द डे किसे गया। 3 लोगों को डायलॉग ऑफ द डे आज गया है, प्रोफेसर अरुण कुमार के अलावा राजीव चावला जी को और अजय बग्गा साहब को। ये 3 डायलॉग ऑफ द डे हैं। सुन लेते हैं इन्होंने बहस के दौरान कौन सी बात रखी। मेरा मानना है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे इन्वेस्टमेंट तो हो पर स्पेकुलेशन ना हो। तो इन्वेस्टमेंट होता रहना चाहिए, उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी ले, घर बेच के घर ले, तो ये एग्जेम्पशन है। लेकिन घर बेच के एक छोटा उद्यमी यदि अपने बिजनेस के लिए लगाना चाह रहा है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स से मुक्त करना चाहिए। 1% लोग चोर हैं, आप 99% लोगों को उसके कारण पनिश नहीं कर सकते। सिर्फ 4% भारतीय आज के दिन में मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, तो डायलॉग ऑफ द डे के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार, राजीव चावला, अजय बग्गा जी, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। और अब वक्त है मैन ऑफ द मैच का। देखते हैं मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे गया। मैं अनाउंस नहीं करूंगा, देखते हैं और किसे मिला है मैन ऑफ द मैच। जब चाइना की इकोनॉमी 10% प्लस ग्रो हो रही थी, हमारी भी हो सकती थी, पर हम लोग एक लेगेसी में आ गए थे, कम्युनिस्ट लेगेसी, सोशलिस्ट लेगेसी में आ गए थे। और जो रिफॉर्म भी 91 में किए गए वो बहुत स्लो रिफॉर्म है। तो हम बात करें अच्छे किए तो सही, पर बड़ा स्लो रहा। तो हमने एक पूरा जेनरेशन गंवा दिया। एक जेनरेशन की बात कर रहा हूँ।
आज हमारे सामने एक बड़ा मौका है कि एक इंडिया का यूथ आगे आ रहा है और वो बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिया के यूथ को फॉरेन में उसकी मान्यता हो रही है और उसकी डिमांड है। तो हम कैसे ये नए जेनरेशन को टेंजिलिटी की तरह ले जाए, उसके लिए हमको इकोनॉमी को बहुत जोर से अनशैकल करना पड़ेगा और लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और इसी के लिए आपको गया है फिरोज खंबाटा मैन ऑफ द मैच। बहुत बहुत बधाई आपको और हमारे तमाम मेहमानों का इसी के साथ हम धन्यवाद अदा करते हैं। और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि जितने भी मेहमान आए थे अपनी बात पूरे फोकस्ड होके बहुत अच्छी तरीके से रखी और उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी मेहमान यहाँ पर थे जो भी उन्होंने बात कही है, जो भी एक्सपेक्टेशंस रखी है, जो भी एनालिसिस किया है बजट का, उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं बजट में हमें दिखे। और आखिर में सरकार के बजट पिटारे से क्या निकलता है ये तो 1 फरवरी का दिन ही बताएगा और तब तक आपको और हमें करना होगा इंतजार। लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। हमारे तमाम मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और जनता का भी शुक्रिया देश की बात देखने के लिए। नमस्कार।